शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर है। महिला से बच्चा छीनकर भागा बदमाश। दिन दहाड़े बच्चे के अपहरण से दहशत फैली है। मिशन कंपाउंड क्षेत्र में सड़क किनारे महिला बैठी थी। सहारनपुर में पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल उठे हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभिमन्यु मांगलिक एसपी सिटी। पुलिस इस बार मामले की जांच लगातार कर रही है क्योंकि पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बदमाश कैसे महिला के हाथों से बच्चा छीनकर ले जाता है। सीसीटीवी के आधार पर फिलहाल जांच की जा रही है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में देखिए बदमाश है और आता है, जैसे ही सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया, अब वापस आते हुए तस्वीर आप देखिए। महिला से बच्चा छीनकर यहां से भाग जाता है और महिला उसके पीछे पीछे आती हुई दिखाई देती है। बदमाश आया, सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जाता है, यहाँ पर महिला से बच्चा छीना और अब भागते हुए तस्वीर आप देखेंगे। ये देखिए बदमाश बच्चे को छीनकर यहाँ से भागते हुए नजर आ रहा है। महिला उसके पीछे पीछे भागती हुई नजर आ रही है। पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बदमाश महिला के हाथों से बच्चा छीनकर आखिरकार कैसे ले गया। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। सहारनपुर का ये मामला, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का, जहां बच्चे के अपहरण से दहशत फैली है। हालांकि ये जांच का विषय है। आखिरकार ये बदमाश कौन है, अज्ञात है या फिर कोई जानने वाला है, फिलहाल ये जांच का विषय है। मिशन कंपाउंड क्षेत्र में सड़क पर महिला बैठी हुई थी और उसी समय यह हादसा हुआ। जी हाँ, कल रात को करीब 11:15 बजे के टाइम की वारदात है। वहाँ पे जैसे आपने सीसीटीवी वीडियो में देखा, पुलिस को भी सूचना मिल गई थी। पुलिस मौके पे पहुँची थी। सीसीटीवी देखने की तुरंत कार्रवाई कर रही थी। मैं भी मौके पे पहुँचा था। ये घटना 11:15 बजे घटी थी। उसके बाद ये जो युवक है वो एक गाड़ी में बैठकर मलीपुर रोड साइड भागा है। इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है और आगे की कार्रवाई सीसीटीवी देख के की जा रही है। हाथरस से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। फुलरई गांव के पास में ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा है। आधा दर्जन वाहनों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 35 लोग घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ट्रक चालक के नशे पर सवाल उठे हैं क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि नशे की हालत में था ट्रक चालक। हाथरस में फुलरई गांव के पास में नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को रौंद दिया है। हादसे में 3 कार, 3 ट्रक और 1 कैंटर क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे लोगों में चीख पुकार मच गई। तकरीबन 35 लोग हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान राहगीरों ने वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। राहगीरों की माने तो ट्रक चालक नशे की हालत में था। और इसी बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ड्यूटी में देर से पहुंचने पर 15 पुलिसकर्मी गैर हाजिर। ग्रेटर नोएडा सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। डीसीपी अभिषेक वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 थाना प्रभारी, 1 आईटी सेल निरीक्षक अनुपस्थित रहे और 1 उपाध्यक्ष, 1 उप निरीक्षक, 10 कांस्टेबल पर कार्रवाई की गई है। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनाती में देरी से पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनाती में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वहां पर देरी से पहुंचे हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई। 15 पुलिसकर्मियों को गैर हाजिर कर दिया है। 15 पुलिसकर्मियों को डीसीपी अभिषेक वर्मा ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 थाना प्रभारी और 1 आईटी सेल यहां पर अनुपस्थित पाए गए। उनके अलावा 10 कांस्टेबल पर भी कार्रवाई की गई है। उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनाती में देरी से पहुंचे थे और यही वजह है कि अब बड़ी कार्रवाई की गई है सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर। 15 पुलिसकर्मियों को गैर हाजिर किया गया। और इसी बीच नोएडा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चिंता जताई है। लगातार पानी का छिड़काव यहां पर कराया जा रहा है, ये अरुण कुमार का कहना है।
स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण को सौंपी जाएगी स्मोक गन। अरुण कुमार ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल के दावे खोखले हैं, वो झूठ बोलते हैं। लगातार केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्मोक गन का उपयोग दिल्ली में किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण को स्मोक गन सौंपी जाएगी। अरुण कुमार ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल के दावे खोखले हैं, वो झूठ बोलते हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि अब तक जितने दावे केजरीवाल ने किए वो सभी खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है और देश की राजधानी में सांस लेना मुश्किल हो गया है। जहरीली सांस इस समय ली जा रही है। प्रदूषण का जो कारण है मैंने बताया। पंजाब के अंदर पराली जलाई जाती है, पछुआ हवा चल रही है, ऊपर से हवा नीचे की तरफ को आ रही है और उससे यहाँ का प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा प्रदूषण जो है हमारे सड़कों से जो ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, ख़ास तौर से जो पुराने चल रहे हैं उनसे धुआं निकल रहा है। गाड़ियाँ हमारी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है वो हो रहा है। चिमनियों से जो धुआं निकलता है वो, और इसके साथ ही साथ हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में अच्छा फ्यूल, ग्रीन फ्यूल इस्तेमाल करें ताकि वो सेफ़ फ्यूल हो, उससे कोई ऐसा पॉल्यूशन मिनिमम बढ़े। ये मैं कहूँ ना बढ़े ऐसा तो नहीं है, लेकिन मिनिमम बढ़े। इसी बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। 25 साल के युवक की पीट पीट कर हत्या की गई। दबंगों से कहासुनी के बाद हत्या की गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। गंगेरी थाने के मनीना गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। दबंगों से कहासुनी को लेकर यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसी क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां पर युवक की हत्या की गई है। पीट पीट कर युवक की हत्या, 25 साल उम्र मृतक की बताई जा रही है, जिसकी पीट पीट कर हत्या की गई है। दबंगों से कहासुनी हो गई थी, उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना क्षेत्र गंगेरी में आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि गांव मनैना में एक मारपीट हुई है, जिसमें ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति घायल है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और ओम प्रकाश को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सीबीएसई की तरफ से आयोजित निबंध प्रतियोगिता में ग्रेटर नोएडा के अंजलि सिन्हा ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि सीबीएसई ने 3 से 11 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें 7.65 लाख छात्र शामिल हुए थे। और वहीं अंजलि सिन्हा के देश भर में तीसरा स्थान पाने पर उनके परिजनों समेत शिक्षक और आस पड़ोस के लोग खुश हैं। अंजलि उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं की छात्रा हैं और अपने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देती हैं। अंजलि भविष्य में सिविल सेवा में जाकर देश की सेवा करने की इच्छा रखती हैं। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूं। मैं उर्सलाइन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रेटर नोएडा में पढ़ती हूं और मैंने सीबीएसई सीवीसी एस्से राइटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था। के द्वारा जो है अवार्ड आपको जो है सम्मानित किया गया था। जी, ये प्रतियोगिता 3 से 10 अक्टूबर के बीच में हुई थी और इसका अवार्ड मुझे 3 नवंबर 2022 यानी कि कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से मिला है। उन्होंने मुझे सम्मानित किया और यह कल विज्ञान भवन में हुआ था। बहुत ही खुशी लग रही है। मैं क्या बता सकती हूँ, खुशी का तो मतलब इजहार भी नहीं कर सकती पूरी तरह से। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बेटी मतलब पूरे देश में 5 बच्चों में से तीसरा स्थान प्राप्त करी है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित है। बहुत खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ और भी बच्चे इनको देख के थोड़ा प्रेरणा ले, वो भी अब मैंने मेहनत करें और वो भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से अवार्ड ले। वो बच्ची का नाम है अंजलि सिन्हा, जो शुरू से ही नर्सरी क्लास से हमारे स्कूल में पढ़ती है। क्लास 10th की छात्रा है और उन्होंने ये एस्से राइटिंग कंपटीशन जो नेशनल लेवल पर हुआ था, जिसमें अराउंड 7 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने
पार्टिसिपेट किया था, उसमें उन्होंने तृतीय स्थान उन्हें हासिल हुआ। और उनके पूरे ऐसे का जो सारांश जो हम सबको प्रभावित किया वो ये था कि अगर हमें अपने देश को विकसित भारत बनाना है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो, तो केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर हम वेदों की तरफ मुड़े जिनमें जीवन की असली गूढ़ रहस्य है, और ये इस बात को भी एम्फेसाइज करता है कि जब तक इंसान अपने अंदर की आत्मा से ना जुड़े, तो भ्रष्टाचार से मुक्त होना केवल एक बेईमानी होगी, और ये केवल एक ऊपरी हमारे ऊपर एक इम्पोजिशन होगा। आमिर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा ने मानव संसाधन पर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका शीर्षक फ्यूचर ऑफ वर्क, HR, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस गोल्स। सम्मेलन में देश भर के कई उद्योगों से प्रसिद्ध मानव संसाधन विशेषज्ञों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जिसमें भविष्य में मानव संसाधनों के पर्यावरण, सामाजिक और कॉरपोरेट गवर्नेंस में प्रभाव पर चर्चा की गई। कॉन्क्लेव की शुरुआत श्लोक पाठ के साथ हुई और उसके बाद एयर कमोडोर JK साहू, निदेशक AIMT ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। डॉक्टर साहू ने महामारी के बाद HR के ESG पर बढ़ते महत्व की चर्चा की। परिचयात्मक वक्तव्य में ब्रिगेडियर AK शर्मा, BGS दिल्ली क्षेत्र ने कहा कि कार्यस्थल अब पृथ्वी के संग्रह, मानव संसाधन और मुनाफा, 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। चंदन चटराज, अध्यक्ष HR यूफ्लेक्स लिमिटेड, ने अपने व्याख्यान में कहा कि व्यवसाय की अहमियत अब मुनाफा कमाने के अलावा पर्यावरण, सामाजिक और ठोस व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति उनके योगदान पर अधिक निर्भर करती है। अवधेश दीक्षित, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, इस तथ्य पर उन्होंने जोर डाला, कार्यस्थल पर सामाजिक मुद्दे प्रमुख रूप से मानव संसाधन पेशेवर से संबंधित है। मानव संसाधन विभागों के लिए ESG पर ध्यान देना अनिवार्य है। डॉक्टर मनोज प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप, ने कर्मचारी कल्याण, विविधता और समावेश, टैलेंट रिटेंशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कर्मचारी जुड़ाव जैसे प्रमुख ESG मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता पर चर्चा की। कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हुए तकनीकी सत्र में अक्षय रक्षित, प्रबंधक मानव संसाधन BMW, ने कार्यस्थल पर पीढ़ी Z को समायोजित करने पर प्रकाश डाला। दूसरे तकनीकी सत्र में सलित बिहारी लाल, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, मारुति एवं मुख्य अतिथि प्रद्युमन पांडे, मुख्य मानव संसाधन अधिकारी, मदर डेयरी, ने ESG फ्रेमवर्क में गिग वर्कर्स को मैनेज करने के चैलेंज पर चर्चा की। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम अपने छात्रों को ये बता सकें कि आज के जो वर्क लाइक एनवायरनमेंट होता है उसमें किस तरीके की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, और वो लोग उन प्रैक्टिसेस में जाने के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें। छात्र अपनी किताबों से या जो भी वो यहाँ पढ़ते हैं उसमें से नहीं निकाल पाते हैं और कुछ अलग, कुछ नया सीख पाते हैं। इसके लिए हम इन कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों को बुलाते हैं और यहाँ आकर सब अपना दृष्टिकोण, अपनी प्रक्रिया इन अलग अलग मुद्दों पर हमारे सामने पेश करते हैं। तो ये जो आज का जो आयोजन किया गया है, यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इस संदर्भ में जो इन्होंने जो बातचीत की है या जो भी इन्होंने सब्जेक्ट रखा है, जो टॉपिक रखा है, उसमें वो ये कोशिश कर रहे हैं बच्चों को समझाने की कि आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारे हुए हैं, बट जो पहले चेंजेस हुए थे और जो अब चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, दोनों में काफ़ी अंतर है। और आपको अपने आप को तैयार करने के लिए उन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है इन्वायरमेंट है, सोशल है और गवर्नेंस है। How millennials, Gen Z plus people can be accommodated in the workplace. So बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं कि जो पैंडमिक के बाद जो चेंज आए हैं वर्क प्लेस पे, इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेबिलिटी, एम्प्लॉयज़ कैसे ध्यान दे रहे हैं और कैसे एक सही इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है सो दैट यंग बच्चे, यंग वर्कफोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छी तरीके से काम कर सके, जिससे बेनिफिट्स दोनों को हो। हर साल एनुअल हमारा ये HR कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें जो हमारा HR डिपार्टमेंट जो होता है काफ़ी फुर्ती से एक्टिव रहता है और काम करता है इसमें।
एंड इसका पर्पस ये होता है कि हम अपने बच्चों को कॉर्पोरेट से अवेयर करें और टॉपिक्स भी लिए जाते हैं जो बिल्कुल ही करंट हो एंड जिससे बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और बच्चे समझ पाते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव होना है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव की डेट फाइनल कर दी है। 5 दिसंबर को मैनपुरी और रामपुर में मतदान होगा और इसी क्रम में चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर रामपुर जिले में विधानसभा से लेकर शहर में लगे नेतागढ़ के होर्डिंग और पोस्टर्स को नगर मजिस्ट्रेट क्षेत्रीय सीओ की मौजूदगी में नगर पालिका की टीम ने रोड और चौराहों पर लगे होर्डिंग्स को हटवाया। नगर मजिस्ट्रेट सत्यम मिश्रा ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए सभी पोस्टर हटाए जा रहे हैं। आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत जैसे ही इसकी घोषणा हुई है, नगर पालिका, तहसील और पुलिस की टीम, हम सभी लोग संयुक्त रूप से निकले हुए हैं और एमसीसी का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराना यह हमारा उद्देश्य है। हर हाल में एमसीसी का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसी के लिए पूरी टीम लगातार सतत लगी हुई है। सहारनपुर के बडगाम में आज किसान यूनियन भानु के महापंचायत जिला अध्यक्ष विजयंत राणा के नेतृत्व में की गई, जिसमें किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी अच्छे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि गन्ने का उचित मूल्य दिया जाए। गन्ने का मूल्य कम से कम 700 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। उन्होंने कहा कि बहुत से संगठन हैं, लेकिन वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। वो किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जो सरकार अच्छा काम करेगी मैं उसका समर्थन करूंगा। 2022 में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। ऐसा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे लास्ट जिला सहारनपुर में आज मैं आया हूं। भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्म है, मेरा धर्म है कि भारत के जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊं। और भारतीय किसानों भानु किसानों का सबसे बड़ा संगठन है और ये संगठन 100% ईमानदारी के साथ चलता है। मैंने त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी लिख दी है। फिरोजाबाद में तहसील सभागार में डीएम की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम और एसएसपी ने फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनका निराकरण कराया। इस दौरान 117 शिकायतें दर्ज की गई, जबकि 11 का मौके पर निस्तारण कराया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत करने के लिए सुबह से ही फरियादियों की लाइनें लगना शुरू हो गई। डीएम रवि रंजन और एसएसपी आशीष तिवारी के पहुंचते ही फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराना शुरू कर दिया। दोपहर 2 बजे तक 117 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 11 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। बाकी शिकायतों के निस्तारण को लेकर डीएम ने अधीनस्थों को निर्देशित किया। संपूर्ण समाधान दिवस में बिजली, पानी, अवैध कब्जे और राजस्व विभाग की सबसे अधिक शिकायतें रहीं। एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि फरियादियों की शिकायत का संज्ञान लेकर त्वरित निस्तारण कराया जाए। ऐसा ना होने पर कार्रवाई होगी। सहारनपुर में नकुल ब्लॉक सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के कार्यक्रम में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और सीडीओ विजय कुमार पहुंचे। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कई विभागों की 60 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए हैं और वहीं कुछ शिकायतों की जांच करके आगामी 7 दिन में अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गफ्फार नगला गांव में एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।
हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा मेले की शुरुआत हो चुकी है और मेले की शुरुआत होते ही गढ़ खादा क्षेत्र में अस्थायी तंबुओं की नगरी बस गई है। अब तक करीब 6 लाख श्रद्धालु गढ़गंगा मेले में पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐतिहासिक पौराणिक गढ़गंगा खादर मेले में 6 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेंट तंबू लगाकर पड़ाव डाल लिया है। मेले में भक्ति आस्था के साथ ही मस्ती का भी संगम बना हुआ है। गढ़ के सभी मार्गों पर मेले को जा रहे संपर्क मार्गों पर श्रद्धालुओं से भरे वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसमें सवार महिला, बच्चों समेत हर किसी को जल्द से जल्द मेले में पहुंचने की धुन सवार है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम मुख्य घाटों पर तैनात की गई है। देखिए, लगभग अब तक जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं श्रद्धालु, वो लगभग 3 से 4 लाख के बीच में आ चुके हैं। और जो हमारा ये मेला क्षेत्र है, इसको हमने पूरा जो जनपद में 2 सुपर जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक ब्रिज घाट की सुपर जोन आती है और दूसरा ये हमारा मेला क्षेत्र जहाँ पे हम खड़े हैं, ये सुपर जोन आती है। इसको हमने पूरे उसको 9 जोन्स में डिवाइड किया है और उसके साथ साथ इसमें 22 सेक्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें कि 22 थाने जो हैं वो पुलिस के द्वारा यहाँ स्थापित किए गए हैं। हमारी जो पीएससी की 5 कंपनी लगी हैं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जिसमें से 2 जो हमारी कंपनीज़ हैं वो फ्लड कंपनीज़ हैं, जो कि नदी क्षेत्र में जो स्नान कर रहे होते हैं उनके रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और बाकी उनको वार्न करने के लिए कि वो गहरे जल में ना जाए, उसके लिए वो ये व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही एनडीआरएफ की हमारे पास 2 टीम्स आई हुई हैं और एसडीआरएफ की टीम्स भी यहाँ पे लगी हैं। बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से एक लुटेरा घायल हो गया और इसी दौरान पुलिस ने लुटेरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने लुटेरे के कब्जे से नकदी, तमंचा, बाइक और खोखे बरामद किए। बताया जा रहा है कि लुटेरे रिजवान पर 19 मुकदमे दर्ज हैं और वहीं रिजवान का साथी भागने में कामयाब हो गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। आज दिनांक 5 नवंबर 2022 को समय लगभग 2:30 बजे औरंगाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी उन्हें एक अपराधी की सूचना मिली। अपराधी की सूचना मिलने पर उनके द्वारा व जहांगीराबाद पुलिस द्वारा उस अपराधी की घेराबंदी की गई। घेराबंदी के बाद उस अपराधी के द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया, जिसके जवाबी फायर में वह व्यक्ति घायल हो गया। उस व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पूछताछ करने पे ये सामने आया कि उस व्यक्ति का नाम रिजवान उर्फ दन्नर है, जो कस्बा गुलावटी का रहने वाला है। उस पे पूर्व में ही 14 मुकदमे पंजीकृत हैं तथा उसने औरंगाबाद में एक सराफा व्यापारी के यहाँ चोरी की घटना तथा जहांगीराबाद कस्बे में मेडिकल स्टोर में हुई एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। और श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अज्ञात कारणों से किशोरी ने फांसी लगाई है। दुपट्टे का फंदा बनाकर किशोरी ने फांसी लगाई। बेटी का शव फंदे से लटकता देखकर मां बेहोश हो गई। मौके पर परिजनों को सुसाइड नोट मिला है। कक्षा 10 की छात्रा किशोरी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एकोना थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। हालांकि सुसाइड नोट भी मौके पर मिला है, उसमें क्या लिखा है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 10वीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही है, जिसने अपने घर में फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। अज्ञात कारण है और अज्ञात कारणों की वजह से किशोरी ने फांसी लगाई है, दुपट्टे का फंदा बनाकर। पश्चिमांचल लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।